So guys, welcome back to the lecture 2 of specific relief act, in which we are going to study about section 5 and section 6 of specific relief act under chapter recovery of possession. So let's get started with it. अब बात करें टाइटल कि टाइटल किन किन टाइप्स के होते हैं। टाइटल दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्सोल्यूट और पजेसरी। पजेसरी टाइटल भी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पोजीशन है तो कोई भी आपको बिना फोर्सफुल डिस्पोजिशन कर देता है, कुछ भी डरा धमका के डिस्पोजिशन करता है। इसके लिए हमारे लेजिस्लेशन ने प्रॉपर लॉज बना के रखे जो आपको सेव करके रखते हैं। अब बात आती है एब्सोल्यूट टाइटल की। एब्सोल्यूट टाइटल मीन्स द ओनरशिप टाइटल डीज यू हैव द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर उससे आपको डिस्पोजेस किया गया है तो उसकी आप रिकवरी कैसे करेंगे, उस पोजीशन की रिकवरी कैसे की जाएगी। अगर आपके पास एब्सोल्यूट पोजीशन है और आपको आपके एब्सोल्यूट पोजीशन से डिस्पोजेस कर दिया है तो उसका जवाब देगा हमारा सेक्शन नंबर 5, जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे जो इंटाइटल पर्सन होता है वो सूट करके अपना पोजीशन रिकवर करेगा। इस चैप्टर में हमें दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात बताई गई है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और मूवेबल प्रॉपर्टीज़। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की जो सेक्शंस मिलेंगे वो हमारे पास है सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6, वेयरएस जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है वो सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 में मिलेगी। इस तरीके से हम वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बात आती है एब्सोल्यूट टाइटल। जैसे कि मैंने बताया एब्सोल्यूट टाइटल जिसमें ट्रू ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है। अगर उस पर्सन को डिस्पोजेस किया तो वो कैसे अपना पोजीशन रिकवर करेगा। अब बात आती है पजेसरी टाइटल की। तो पजेसरी टाइटल भी एक अच्छा टाइटल है जिसके अगर आप पोजीशन में हो तो आपको पोजीशन भी लॉफुल होना चाहिए, तो आपको ऐसे फोर्सफुल डिस्पोजिशन नहीं किया जा सकता। अगर किया गया तो आपको न्यायालय प्रोटेक्ट करेगा। चलिए तो अब हम प्रोविजंस पे जाते हैं और देखते हैं। अगर बात की जाए पोजीशन की, रिकवरी ऑफ पोजीशन की, तो जो ये एक्ट है रिकवरी ऑफ पोजीशन ये दो हेड्स में बात करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। अब बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके इंस्टेंसेस हमें मिलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो क्लियरली बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। कभी हम टीपीए पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी तो एक एज ए जनरल तो सभी को मालूम होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अब बात आती है जो इसका प्रिंसिपल है वो एक प्रिजम्पशन पे ड्रॉ किया जाता है, वो है द लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल डेट पोजीशन इन इटसेल्फ इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप। यह हमें हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 113 में मिलता था, और जो हमारा पुराना लॉ था जो कि था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसके सेक्शन नंबर 110 में मिलता था, जो बोलता है अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है तो उसे उसका लॉफुल पोजीशन माना जाएगा। अगर कोई उसको असर्ट करता है, वेन एवर एनी पर्सन असर्ट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सच पोजीशन, सो ही मस्ट प्रूव दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सच पोजीशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में तो उसको अच्छा ओनर माना जाएगा, अच्छा पजेसरी पर्सन माना जाएगा। परंतु अगर कोई पर्सन अगर उसके पोजीशन को चैलेंज करता है या असर्ट करता है कि ही इज नॉट इन ए लॉफुल पोजीशन, सो उसी को प्रूव करना पड़ेगा, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि वो उसे प्रूव करे कि वो उसका पोजीशन लॉफुल नहीं है या वो उस प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 113 ऑफ बीएसए और 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट बनेगा। जैसे कि हमने पहले बता दिया कि अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन है वो दो हेड्स में कवर होती है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये प्रिंसिपल है दैट द पोजीशन इन इटसेल्फ इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप, जो कि हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 113 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। चलिए तो अब आगे हम सेक्शंस देख लेते हैं। सो सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज को तो हम जानते हैं, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा जो लिखा गया है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से हमें यहाँ पे ये इंटरप्रेट करेंगे कि स्पेसिफिक मीन्स इट शुड बी असर्टेनेबल। इट मीन्स हमें पता लगना चाहिए कि यही प्रॉपर्टी है। इट कैन बी सीन एंड टच्ड थ्रू अ स्पेसिफिक मीडियम, मतलब ये असर्टेनेबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि हाँ यही प्रॉपर्टी है। अब बात आती है अपन इस सेक्शन पे जाते, तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन को पढ़ते आपकी बैरेट आप साथ में रख सकते हैं, तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। अब बात आती है सेक्शन क्या बोलता है, अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ से हमको असेंशियल्स मिलेंगे, अगली स्लाइड में मैं आपको असेंशियल भी बताऊंगा। अगर आपने किसी सेक्शन को तोड़ना सीख लिया, असेंशियल बनाना सीख लिए, तो आप इजीली उसे याद रख सकते हो, विदाउट रिवीजन आपको याद रहेगा, इसलिए असेंशियल बनाना जरूर। अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो पर्सन है वो इंटाइटल्ड पर्सन होना चाहिए किसे, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मतलब वो पर्सन शुड बी इंटाइटल्ड पर्सन। अब इंटाइटल्ड पर्सन कौन हो सकता है, ओनर। ओनर इज अ इंटाइटल्ड पर्सन टू द प्रॉपर्टी, इज अ competent transfer, he can transfer that property, can dispose of, he can destroy such property, so he is an entitled person। इसका एग्जांपल हमें मिल गया यहाँ पे ओनर। ओनर इज एन इंटाइटल्ड पर्सन। अब आगे वो कैसे रिकवर करेगा प्रॉपर्टी का पोजीशन, सो person entitled to the possession of specific immovable property may recover in the manner provided in the CPC Code of Civil Procedure 1908। तो जो भी मैनर प्रोवाइड किया गया है अंडर CPC, उसके द्वारा वो अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। कौन, इंटाइटल पर्सन। सच पर्सन मस्ट बी इंटाइटल पर्सन। सबसे पहले तो इंटाइटल पर्सन, अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए सेक्शन नंबर 5 की, तो इंटाइटल पर्सन, अगर इंटाइटल पर्सन को किसी पर्सन ने डिस्पोजेस कर दिया उसके प्रॉपर्टी से, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है, तो उसे अगर अपना पोजीशन रिकवर करना है तो वो रिकवर कर सकता है। और कैसे रिकवर करेगा, इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। चलिए अब अपन इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं। इसके इसेंशियल कुछ इस प्रकार रहेंगे जो मैंने आपको अभी बताया उसी प्रकार से। अब अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी इस सेक्शन का यूज़ करना है हमें, तो ये चीज़ें फुलफिल होना चाहिए। क्या मैनर होगा वो भी हम बताएंगे क्या होता है। तो पहले तो अगर इस सेक्शन से पहले तो अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करना है तो पहले तो उस पर्सन को डिस्पोजेस होना जरूरी है। तो वो द पर्सन मस्ट बी डिस्पोजेस्ड, मतलब पर्सन का डिस्पोजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से होगा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अगर वो पर्सन डिस्पोजेस कर दिया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा फ्रॉम सच स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो ये होना जरूरी है इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए। अब सेकंड बात आती है, सेकंड इसेंशियल क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बेयर सेक्शन पढ़ रहे थे जब भी बताया था कि सच पर्सन मस्ट बी इंटाइटल्ड पर्सन टू द पोजीशन ऑफ सच स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो पर्सन इंटाइटल्ड पर्सन होना चाहिए। means he should be an owner, he should be an entitled person to such property, then only this section will apply। so अगर वो entitled person है और उसको डिस्पोजेस कर दिया गया है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो पोजीशन कैसे रिकवर करेगा, he can recover such possession in the manner provided under CPC। जो CPC में जो मैनर प्रोवाइड करा गया है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। अब जो मैनर है वो कहाँ पे प्रोवाइड करा गया है CPC में, वो मैनर मिलेगा हमें ऑर्डर 21, रूल 35 एंड रूल 36। ये बताएगा कि अगर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी ऑफ पोजीशन की हमारे पास डिग्री आ चुकी है तो उसे एज ए एग्जीक्यूशन, जो कि रूल ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जो अगर एग्जीक्यूशन की डिग्री आ गई है तो जो मैनर रूल 35 रूल 36 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वो पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। अब जो मैनर है ये एक रेगुलर सूट के अकॉर्डिंग होगा। अब अगर अपने को रेमेडी ऑप्ट करना है ये वाली, तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती होगी, कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ रहता होगा, तो ये बात भी है। अब इसमें लिमिटेशन पीरियड जो रहता है वो रहता है 12 ईयर्स एज पर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में जो लिमिटेशन दिया रहता है, क्योंकि जो
लिमिटेशन पीरियड है उसी के अंदर हमें हमारी रेमेडी ऑप्ट करना पड़ती है। अगर वो लिमिटेशन के बाहर हो जाता है तो उसमें लिमिटेशन का बार लग जाता है एज पर सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, और अगर वो लिमिटेशन बाहर हो गया तो आगे वो रेमेडी को ऑप्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन इसका लिमिटेशन पीरियड और बर्डन ऑफ प्रूफ। होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैंने एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते कि इसमें क्या बताया अगली 2 स्लाइड्स में, कि जो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 2 हेड्स में मिलेंगे, जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में। ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि पोजीशन इन इटसेल्फ इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, जो कि हमें मिलता है सेक्शन नंबर 113 में BSA के। अब आगे आ गई सेक्शन नंबर 5 की बात आई, तो सेक्शन नंबर 5 के ये इसेंशियल से कि अगर सेक्शन नंबर 5 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसमें ये इसेंशियल फुलफिल होंगे तो उसे अपना पोजीशन जरूर मिलेगा, न्यायालय उन्हें दिलाएगा। अब बात आती है इसके लिमिटेशन पीरियड की, तो इसका लिमिटेशन पीरियड हमें मिलता है 12 ईयर्स। मतलब जो भी सूट लाया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको लाना पड़ेगा 12 साल के अंदर एज पर द आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। मतलब ये भी याद रखिएगा, ये प्री में पूछा जाता है, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो कि लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में दिया गया है, सारा लिमिटेशन पीरियड सारी प्रोसीडिंग्स को लेके। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब होता है कि कौन प्रूव करेगा न्यायालय में, सबसे पहले किसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एंटाइटल पर्सन है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई रिकवरी करना चाहता है अपने पोजीशन की, तो अगर वो इंटाइटल्ड है तो वही कोर्ट में जाके शो करेगा कि ये मैं इंटाइटल पर्सन हूँ और मैं इसके पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड हूँ, तो मुझे इसका पोजीशन दिलाया जाए। तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द इंटाइटल्ड पर्सन, ही हैज़ टू प्रूव हिज टाइटल। अगर वो इंटाइटल पर्सन है तो उसको उसका टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन इंटाइटल पर्सन एंड ही हैज़ टू प्रूव हिज टाइटल। अगर वो उसका टाइटल प्रूव कर देगा तो उसको ये सेक्शन का रिलीफ मिल जाएगा और वो अपना पोजीशन है जो इजीली रिकवर कर लेगा। तो ये हो गया इसका लिमिटेशन पीरियड और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। अब देख लेते हैं कोई केस लॉ हो, तो इसमें एक केस लॉ है, वो है प्रभा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल वर्सेस बनवारी लाल 1989। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो रेमेडी अंडर सेक्शन 5 है वो एक ऑर्डिनरी सूट है, ना कि कोई समरी रेमेडी। अब ऑर्डिनरी सूट क्या है, जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा CPC का, जो भी सिविल प्रोसीडिंग में जो भी प्रोसीजर होता है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, मतलब सारा की सारा प्रोसीजर फॉलो होगा। और इसमें लिमिटेशन पीरियड है 12 साल। तो ये होता है रेगुलर सूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या हेल्ड किया था ये देख लेते हैं अपन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सूट अंडर सेक्शन 5 इज एन ऑर्डिनरी सूट। जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑर्डिनरी सूट होगा जिसे हम बोल सकते हैं रेगुलर सूट। एंड द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव हिज बेटर टाइटल, मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो उस पर ही रहेगा। जो इंटाइटल्ड पर्सन, ऑब्वियसली बात है, अगर वो इंटाइटल्ड पर्सन है तो वही सूट लेके जाएगा, वही प्लेंटिफ कहलाएगा, तो उसको अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। एज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैविंग राइट टू डिस्पोजेस द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, जिसके उसके खिलाफ जिसने उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो ये था एक केस लॉ, ये एक ऑर्डिनरी सूट है, मार्क माय वर्ड। आगे हम डिफरेंस देखेंगे सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6 में, जिसमें हमें ये वन ऑफ द डिफरेंस है, वहाँ पे अलग चीज़ होगी, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सूट है। चलिए, तो हमारा सेक्शन नंबर 5 हो गया। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 6। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टाइटल 2 तरीके से हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट टाइटल एंड देन सेकंड वन इज पजेसरी टाइटल। तो अब बात आ गई हमारी पजेसरी टाइटल की, जो कि जिसकी बात करता है सेक्शन नंबर 6। चलिए सेक्शन नंबर 6 देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 6, सूड बाय अ पर्सन डिस्पोजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ एनी, इसका सबसेक्शन 1 बताता है इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट कंसेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, he or any person through whom he has been possession claiming through or any person claiming through him may institute by suit recover possession thereof, notwithstanding that he has a title or not other title that he may be set up in the suit. So इसके essentials भी यहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें सेक्शन बैरेक में मिलेगी, बस पढ़ने की देर है और समझने की देर है। तो इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन जो कि डिस्पोजेस्ड हो सका है,
ये याद रखिएगा, डिस्पोजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें असेंशियल में इसके भी मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्पोजेस्ड हो चुका है, तो डिस्पोजेस्ड हुआ है, और डिस्पोजेस कैसे हुआ है, ये भी वन ऑफ द एसेंशियल थिंग, जो कि विदाउट कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के डिस्पोजेस कर दिया, इट मीन्स इट इज अ फोर्सफुल डिस्पोजेशन। अब कहाँ से हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से हुआ है, अदरवाइज देन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ना कि न्यायालय के रास्ते हुआ है या प्रॉपर प्रोसीडिंग के जरिए, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो ऐसे केस में कौन कौन पर्सन है जो सूट ला सकता है, तो एनी पर्सन, मतलब एनी पर्सन या ही, पहला तो ही जिसको डिस्पोजेस कर दिया गया है वो, भले उसके पास टाइटल हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, बस उसके पास एक लॉफुल पोजीशन होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 6, जो कि हमें आगे मिलेगी। अब फिर बात आती है एनी पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजीशन, ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो इसमें क्या है, ऐसा पर्सन जिसके थ्रू वो पोजीशन में आया वो भी सूट ला सकता है। मतलब अगर कोई अदर ही पर्सन ने लैंडलॉर्ड के टीनेंट को डिस्पोजेस कर दिया, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि एक यूनिवर्सल एग्जांपल है लैंडलॉर्ड और टीनेंट का। अगर कोई टीनेंट को कोई पर्सन ने फोर्सफुली डिस्पोजेस कर रहा है, लेकिन अगर टीनेंट के लैंडलॉर्ड के थ्रू अगर वो टीनेंट और पोजीशन में आया है तो वो लैंडलॉर्ड भी इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट अंडर सेक्शन नंबर 6। और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, मतलब यहाँ पे क्या बात आ गई, यहाँ LR, जो भी उस पर्सन के अंडर क्लेम कर रहे हैं वो भी सूट ला सकते हैं। अब यहाँ पे थ्रू हुम ही इज बीन पोजीशन, यहाँ पे अपन लैंडलॉर्ड ले सकते हैं, और भी पर्सन आ सकते हैं जो भी हो, ठीक है। फिर अगर इस सेक्शन में कुछ लिमिटेशन भी बताता है, वो बताएगा हमारे सबसेक्शन 2, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट, मतलब कोई भी सूट इस सेक्शन में नहीं आएगा नीचे के दिए गए सब क्लॉजेस में। मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ये क्या मिल गया हमें, इसका लिमिटेशन पीरियड, एज इट इज अ समरी रेमेडी तो इसका लिमिटेशन पीरियड छोटा रहेगा, तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, मतलब जिस डेट से उसको डिस्पोजेस किया गया था उससे 6 महीने तक उसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा। अब बात आती है इसके क्लॉज बी की, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब सेक्शन नंबर 6 में कोई भी सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं लाया जा सकता। अब इसका सेक्शन सबसेक्शन 3 बताता है नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नोर शेल एनी रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर और डिग्री शेल बी अलाउड, मतलब कोई अपील भी नहीं की जा सकती ऐसे ऑर्डर की जो कि इस सेक्शन में पास किया गया है, नॉर एनी रिव्यू कैन बी डन, जो कि इस सेक्शन में पास किया गया हो, इस सेक्शन के ऑर्डर या डिग्री के फॉर्म में पास किया गया हो। तो मतलब जहाँ पे अपील भी नहीं हो सकती, रिव्यू भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एक ही रेमेडी बचती है हमारे पास जो कि है रिवीजन। सो ओनली रिवीजन कैन बी डन अंडर सेक्शन 6, नो अपील शेल लाई एंड नोर शेल एनी रिव्यू विल लाई। अब बात आती है इसके सबसेक्शन 4 की, जो बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। तो ये बोलता है कि ऐसे पर्सन को बार नहीं करता कि जिसके पास टाइटल हो और वो उसका टाइटल प्रूव करके पोजीशन ले सके। तो बात आती है, सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर पर्सन इंटाइटल पर्सन है तो वो यहाँ पर भी सू कर सकता है और अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। मतलब ये ओनर की बात कर रहा है, जिसके पास टाइटल है ऑब्वियसली वो ओनर होगा। तो दिस सेक्शन डजंट बार ओनर टू प्रूव हिज टाइटल एंड रिकवर द पोजीशन। तो ये हो गया इसका सबसेक्शन 4। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन इसका असेंशियल देखेंगे। तो इसमें बात क्या करता है, पहले तो पर्सन डिस्पोजेस हो जाना चाहिए, विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। तो जो भी पर्सन है वो पर्सन खुद, या तो वो जिसके थ्रू पोजीशन में आया हो, फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड, या पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम फ्रॉम, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका सबसेक्शन 2 कुछ लिमिटेशन की बात करता है, जो कि है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ कोई भी सूट इस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, एंड कोई भी सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी नहीं आएगा इस सेक्शन के अंदर। सबसेक्शन 3 बोलता है इसका कि कोई भी अपील इस सेक्शन के ऑर्डर या डिग्री से नहीं होगी, ना कि कोई रिव्यू होगा। बस हो सकता है तो क्या हो सकता है, दैट इज ओनली एंड ओनली रिवीजन। अब इसका सबसेक्शन 4 बोलता है कि ये पर्सन, ये जो सेक्शन है ये कोई भी पर्सन को बार नहीं करता कि अगर वो इंटाइटल्ड पर्सन है या ओनर है टू प्रूव हिज पोजीशन एंड रिकवर हिज पोजीशन, प्रूव हिज टाइटल एंड इंटाइटलमेंटशिप, देन ही कैन रिकवर द पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन हो गया। अब फिर अपन इसके इसेंशियल देख लेते हैं। इसके इसेंशियल्स मिलेंगे आपको।
जो सेक्शन 6 बताता है, जो जैसे कि हमने सेक्शन 5 में देखा था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज द पर्सन मस्ट बी डिस्पोजेस्ड फ्रॉम दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब डिस्पोजेशन होना तो दोनों सेक्शन में जरूरी है, डिस्पोजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डिस्पोजेशन हो गया तो डिस्पोजेशन कैसा होना चाहिए, द डिस्पोजेशन मस्ट बी फोर्सफुल, मतलब विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए। सर डिस्पोजेशन मस्ट बी विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जैसे कि हमने सेक्शन में देखा था, बिना कोई न्यायालय के रास्ते से होना चाहिए, मतलब लीगल प्रोसीडिंग से थ्रू नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, इसमें कुछ लिमिटेशन देखी थी अपन ने, या फिर कौन कौन सूट ला सकता है। तो इफ द अबोव एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड, मतलब ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल्ड है तो ये जो फॉलोइंग 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ला सकते हैं। अब वो पर्सन कौन कौन होगा, द पर्सन डिस्पोजेस्ड, मतलब द पर्सन हिमसेल्फ हु इज डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, द पर्सन थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था पिछली स्लाइड में, दैट इज लैंडलॉर्ड, ही कैन फाइल अ सूट, एंड अ पर्सन claiming through him means the LR of the person who is dispossessed from the possession। तो ये हमारे कुछ असेंशियल है, 1-2 और होंगे वो भी देख लेते हैं। अब बात आती है इसमें जो लिमिटेशन मैंने बताई थी, जो कि इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, सूट मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ डिस्पोजिशन। जो कि सूट होगा इस सेक्शन के अंदर वो 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, ये इसका लिमिटेशन पीरियड है। नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी फाइल्ड, कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसमें फाइल नहीं किया जा सकता। मार्क माई वर्ड, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्री में पूछा जाता है। फिर बात आती है कि जो ऑर्डर है इसके अंदर वो क्या अपीलेबल होगा, रिव्यू होगा। सो सीधी सी बात, इसका जो सबसेक्शन 3 है वो बताता है कि ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन आर नॉट अपीलेबल एंड नॉट बी रिव्यूड, ओनली रिवीजन एंड रिवीजन कैन बी डन। ठीक है, तो ये हो गया इसका वन ऑफ द असेंशियल। देन अगर बात करें इसका सबसेक्शन 4 जो बताता है, उसको असेंशियल फॉर्म में हमने ऐसा लिखा है कि दिस सेक्शन डजंट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन टू प्रूव हिज टाइटल एंड रिकवर द पोजीशन। तो अगर कोई इनटाइटल पर्सन है वो भी उसका टाइटल प्रूव कर सकता है और पोजीशन को रिकवर कर सकता है। अब बात आती है जैसे सेक्शन नंबर 5 में मैं डिफरेंस पूछूंगा, याद रखना ये चीज़ें। पर डिफरेंस में सेक्शन नंबर 5 में एक ऑर्डिनरी सूट था, उसका लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन इज अ समरी रेमेडी। और अगर ये समरी रेमेडी है तो सीधी सी बात है इसका लिमिटेशन पीरियड कम होगा, ये स्पीडी रेमेडी होगी और इसका लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ ओनली। सो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 6। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे इसमें अगर कुछ केस लॉ हो तो केस लॉज देख लेते हैं। पहले तो अपन इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन है वो है टू डिस्करेज फोर्सिबल डिस्पोजेशन। अगर कोई पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया है फोर्सिबली तो वो पर्सन भी, उसके राइट्स ऐसे छीने नहीं जाएंगे। अब बात आती है इसके केस लॉ की। तो केस लॉ है इसका महावीर प्रसाद वर्सेस गंगा सिंह। इस केस लॉ में क्या बोला गया था, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अ पर्सन सीकिंग इक्विटेबल रिलीफ, मतलब अगर कोई पर्सन इक्विटेबल रिलीफ लेने जा रहा है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ही शुड कम विद इन द क्लीन हैंड। ये तो सीधी सी बात है कि इक्विटेबल मैक्सिम में अगर कोई पर्सन रिलीफ लेने जा रहा है तो उसे साफ हाथों से जाना पड़ेगा। अगर वो खुद ही कल्प्रिट है तो न्यायालय क्या उसे रिलीफ देगा? ऑब्वियसली नहीं। तो उसे अपने क्लीन हैंड के डालना पड़ेगा, वो अपने एंड पे सारा चीज़ें लीगली हो, मतलब ही शुड बी इन अ लॉफुल पोजीशन। अब बात आती है डिग्री ऑफ, अगर डिग्री जो मिलती है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो हमें बताता है ऑर्डर नंबर 20 एंड रूल नंबर 9। मतलब जो डिग्री है इस पे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे वो हमें बताएगा ऑर्डर 20 रूल 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अब बात आती है अगर डिग्री पास हो गई तो फिर उसका होगा एग्जीक्यूशन। तो उसका एग्जीक्यूशन किस मैनर में होगा? वो मैनर है हमारे पास रूल नंबर 35 ऑफ ऑर्डर 21, जो कि हमें बताएगा डिक्री फॉर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि उसका एग्जीक्यूशन बताएगा कि किस मैनर में उसको रिकवर करा दिया जाएगा। ये हो गया हमारा केस लॉ। इसका ऑब्जेक्ट था फोर्सिबल डिस्पोजेशन। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ डिफरेंस भी देखना है हमें, तो इसके डिफरेंस कोई मुझे बताएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये हो गया
क्या हुआ, पहला डिफरेंस ये है कि उसमें सेक्शन नंबर 5 में होती थी ऑर्डिनरी रेमेडी, वेयर एज सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट स्पीडी एंड समरी रेमेडी। अब बात आती है स्पीडी एंड समरी रेमेडी भी हो गई, और क्या डिफरेंस होंगे इसमें, सेक्शन नंबर 6 में जो कि इसका सबसेक्शन 3 में क्लियरली बता दिया था कि इसका कोई भी अगर इसका जो भी ऑर्डर डिक्री होगा वो अब ना तो अपीलेबल होगी ना कि रिव्यू किया जा सकता, ओनली एंड ओनली क्या किया जाएगा, उसका रिवीजन हो सकता है। बट इन द केस ऑफ सेक्शन नंबर 5 द ऑर्डर इज अपीलेबल, वेयर एज इन द केस ऑफ सेक्शन नंबर 6 इट इज़ नॉट अपीलेबल। और अगर बात की जाए जो कि सेक्शन नंबर 5 में था, वो क्लेम किस बेसिस पे था, वो क्लेम था ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, वेयर एज इन द सेक्शन नंबर 6 इट इज़ ऑन द बेसिस जनरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉफुल पोजीशन। तो वो था क्लेम बेस्ड ऑन पोजीशन। जो कि लिमिटेशन पीरियड था सेक्शन नंबर 5 का वो था 12 साल, उसमें 12 साल था, इसमें 6 महीने था। एज इट इज़ अ ऑर्डिनरी रेमेडी एंड समरी रेमेडी। अब फिर बात आती है कि क्या बस यही डिफरेंसेस है 5 और 6 में। पहला तो था वो सेक्शन नंबर 5 में क्लेम बेस्ड ऑन टाइटल था, ये क्लेम बेस्ड ऑन पोजीशन था। सेक्शन नंबर 6 में वो उसकी अपील नहीं की जा सकती थी, सेक्शन नंबर 5 में की जा सकती थी। 5 में जो है लिमिटेशन पीरियड 12 साल था, इसमें 6 महीने था। बस ये ऑब्वियसली ये डिफरेंस है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस एज वेल एज प्री, सो काइंडली रेफर, मतलब इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी तो हमने सारी चीज़ें देख ली है, इसके अलावा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है, दोनों सेक्शन क्लियर है। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।